So hello and welcome to my channel, all the class 12 students. Let's start the part 2 of deep waters. Okay. Open your textbook as well. जहाँ हमने पार्ट 1 एंड किया था उसी के आगे से हम कंटिन्यू करने वाले हैं अभी एक्सप्लेनेशंस. Okay, let's see what the writer is saying. William Douglas is the narrator of the story. I failed at the surface of the water, swallowed and choked. I tried to bring my legs up, but they hung as dead weights, paralyzed and rigid. A great force was pulling me under. तो हमने बात करी थी कि जो बिग बॉय था स्विमिंग पूल में जो आया था YMCA पूल में, उसने क्या करा था, विलियम डगलस को फेंक दिया था ना पूल के अंदर. तो उसके बाद पूल का एक्सप्लेनेशन चल रहा है किस तरह से जो है नरेटर फील कर रहा था और किस तरह से वो ऐसा लग रहा था उसे कि वो डूब जाएगा, लेकिन उसने फिर सोचा था कि वो जंप करेगा सरफेस पे जाके और ऊपर आ जाएगा. लेकिन जब उसने ऐसा किया तो ईज़िली वो सरफेस के ऊपर वाटर सरफेस के ऊपर नहीं आ पाया. तो उसी सिचुएशन को उसी पूरे सिनेरियो को सीन को एक्सप्लेन किया जा रहा है. और नरेटर यहाँ पे क्या बोल रहे थे, इज़ स्ट्रगलिंग डेस्परेटली टू स्टे अबव द वाटर. ऊपर पहुंचने के बाद भी नैरेटर को ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही थी और वो जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे कहाँ सरफेस पे स्टे रहने के लिए वाटर पे पूल के अंदर. बट ही इज़ अनेबल टू कंट्रोल हिज बॉडी. लेकिन वो क्या हुआ, अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाए. हिज लेग्स आर नॉट रिस्पॉन्डिंग ड्यू टू एक्सट्रीम फियर एंड पैनिक. क्योंकि इतनी ज़्यादा उनके अंदर फियर और पैनिक की सिचुएशन बन चुकी थी कि वो अपनी लेग्स को फील करना नहीं पा रहे थे, लेग्स को फील करना नहीं महसूस कर पा रहे थे. ठीक है, फील नहीं कर पा रहे थे. ऐसा लग रहा था उन्हें कि उनकी लेग्स कैसी हो गई हैं, डेड वेट्स, मतलब कि रिस्पॉन्स नहीं कर रही हैं, पैरालाइज हो चुकी हैं और रिजिड मतलब स्टिफ हो गई हैं, है ना. अब वो अपनी लेग्स को मूव नहीं कर पा रहे, मेकिंग हिम फील हेल्पलेस. और उस सिचुएशन में जब उनकी लेग्स जो है वर्क नहीं कर पा रही थी, उनके हैंड्स वर्क नहीं कर पा रहे थे, तो वो क्या फील कर रहे थे, हेल्पलेस. उनको मदद की ज़रूरत थी. द ग्रेट फोर्स रेफर्स टू द एम्पावरिंग पुल ऑफ वाटर. अब यहाँ पे एक वर्ड आया है, अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर. मतलब यहाँ पे जो ग्रेट फोर्स है किसके लिए इस्तेमाल हुआ, पानी के लिए. स्विमिंग पूल का जो वाटर था उनको कैसा लग रहा था, रिफर्स टू द एम्पावरिंग पुल ऑफ वाटर, जैसे पानी उनको खींच रहा हो, सिंबलाइजिंग हाउ ही इज लूजिंग कंट्रोल एंड सिंकिंग. और इससे हमें क्या सिंबल मिलता है कि किस तरह से वो महसूस कर रहे थे कि वो अपना कंट्रोल जो है वो खो देंगे और सिंक हो जाएंगे, मतलब डूब जाएंगे. ठीक है, तो फियर कॉजेज. अब यहाँ पे जो मेन बात है देखने की इस पैराग्राफ में वो यही है कि फियर अगर जो होता है, डर किसी चीज़ का होता है, जैसे कि विलियम डगलस को वाटर का था, तो उस वजह से क्या हुआ, कॉजेज लॉस ऑफ फिजिकल कंट्रोल. वो अपना फिजिकल कंट्रोल भी खो चुके थे और नैरेटर बिगिंस ड्राउनिंग हेल्पलेसली. और उनको ऐसा लग रहा था कि वो डूब जाएंगे, ठीक है, पानी के अंदर सिंक हो जाएंगे. सो यहाँ पे बेसिकली जो बात की है, इंपॉर्टेंट बात की है फियर की, डर की, है ना. किसी को किसी भी चीज़ का डर होता है तो ऐसा लगता है उस चीज़ की, उस सिचुएशन के सामने उस चीज़ को देखकर, है ना, कि हम एकदम से चोक अप हो जाते हैं ना, एकदम से हेल्पलेस महसूस करने लगते हैं. तो सेम सिचुएशन जो है वो यहाँ पे नैरेटर के साथ भी हो रही थी. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ. आई स्क्रीम्ड. मैं चिल्लाया, बट ओनली दी वाटर हर्ड मी. लेकिन पूल में उस दिन कोई भी नहीं था, ऐसा लग रहा था उसे कि सिर्फ पानी ही मुझे सुन रहा है. आई हर्ड I had started on the long journey back to the bottom of the pool. I struck at the water as I went down, expending my strength as one in the nightmare fights an irresistible force. अब यहाँ क्या बोल रहे हैं कि नैरेटर ने जब हेल्प के लिए चिल्लाया, बोला, तो उसको लगा कि कोई है ही नहीं. उसको यूजलेस लग रहा था अंडर वाटर बोलना. उसकी वॉइस ऐसी लग रही थी उसे कि सिर्फ पानी ही सुन पा रहा है उसको, है ना. इंक्रीजिंग हिज हेल्पलेसनेस. और इस वजह से उसकी जो हेल्पलेसनेस थी वो बढ़ चुकी थी. ओके, ही रियलाइजेज दैट ही इज सिंकिंग डीपर. और उसने रियलाइज़ करा कि वो जो है और ज़्यादा पानी के अंदर जाता जा रहा है, डूबता जा रहा है. अनेबल टू स्टॉप हिमसेल्फ, अपने आप को रोक नहीं पा रहा. ही स्ट्रगल, उसका जो स्ट्रगल था, इज कंपेयर्ड हिज स्ट्रगल इज कंपेयर टू अ नाइटमेयर. और जो स्ट्रगल पूरा जो सीन एक्सप्लेन किया जा रहा है, डिस्क्राइब किया जा रहा है पानी के अंदर का, पूल में, वो कैसे कंपेयर किया जा रहा है, एक डरावने सपने से, नाइटमेयर. ठीक है, शोइंग दैट हिज एफर्ट्स आर यूजलेस अगेंस्ट द पावरफुल फोर्स ऑफ वाटर.
क्या बता रहा है कि जो उसका एफर्ट है वो बिल्कुल यूजलेस लग रहा था, कि वो अगर हाथ चला रहा है, अपने लेग्स चलाने की कोशिश कर रहा है, बोलने की कोशिश कर रहा है, हेल्प के लिए पुकार रहा है, वो सब कुछ उसे यूजलेस लग रहा था, सारे एफर्ट्स उसको यूजलेस लग रहे थे। किसके अगेंस्ट? पावरफुल फोर्स ऑफ वाटर, मतलब जो पानी का भाव था, वो फोर्स जो था बहुत ज़्यादा तेज था। अब यहाँ पे जो देखने वाली बात है वो यही है, द नरेटर स्ट्रगल इन इनइफेक्टिव, जो नरेटर का स्ट्रगल था वो कैसा था? इनइफेक्टिव था। वाई? ड्राउनिंग फील्स लाइक हेल्पलेस नाइटमेयर, क्योंकि ड्राउनिंग मतलब जो डूब रहा था वो कैसा फील हो रहा था उसे? जैसे हेल्पलेस नाइटमेयर हो एक, ओके, डरावना सपना हो। ओके, आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, मैं अपनी सारी सांसें खो चुका था। माई लंग्स एक, उसके जो लंग्स थे वो दुख रहे थे। माई हेड थ्रॉब्ड, और जो उसका सर था वो थ्रॉबिंग कर रहा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, डिजी मतलब जैसे बेहोश हो रहा था वो। तो नरेटर यहाँ पे वही एक्सप्लेन कर रहे हैं, द नरेटर इज रनिंग आउट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, which causes intense physical pain and discomfort. Okay, his body is reacting to suffocation. उसकी बॉडी जो है सफोकेशन को अब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, लीडिंग टू डिजीनेस एंड वीकनेस, जिसकी वजह से उसको डिजीनेस या वीकनेस महसूस हो रही थी पानी के नीचे। ओके, अंडर वाटर बात हो रही है, ऑल दिस सीन इज इन दी पूल, सब कुछ पूल के बारे में ही है, जो YMCA में वो जा रहा था प्रैक्टिस करने स्विमिंग पे, और वहाँ पे जो उसको यंगर बॉय ने गिरा दिया था, जिसको बिग ब्रूसर बॉय भी बोला गया है, नाम नहीं बताया एग्जैक्ट। ओके, दिस शोज हाउ क्लोज ही इज टू लूजिंग कॉन्शियस। ये वाली लाइन्स हमें क्या बता रही हैं कि कितनी जल्दी वो करीब था अपने कॉन्शियसनेस को खोने में, है ना, बेहोश होने वाला था। अगर कुछ देर और होती तो वो सफोकेशन से बेहोश हो सकता था पानी के अंदर। ओके अब यहाँ पे क्या देखने वाली बात है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन कॉजेज पेन, वीकनेस एंड डिजीनेस। ओके, अब ये लैक ऑफ ऑक्सीजन क्या करता है? पेन, वीकनेस और डिजीनेस करता है। आगे देखते हैं, बट आई रिमेंबर दी स्ट्रैटेजी, यहाँ पे नरेटर अपनी ही बात कह रहे हैं कि मुझे जो है एक स्ट्रैटेजी याद आ गई। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कॉर्क टू द सरफेस। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, स्ट्राइक आउट with my arms and thrash with my legs. Then I would get to the edge of the pool and be safe. Okay, what the narrator is saying, despite fear, डर होने के बावजूद, पानी से उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो डर होने के बावजूद द नरेटर ट्राइज टू थिंक लॉजिकली, उन्होंने लॉजिकली सोचा और एक सर्वाइवल प्लान दोबारा से रिमेंबर किया। एक तो पहले भी ये प्लान आया था, लेकिन दोबारा से वही प्लान को दोबारा से रिमेंबर किया, याद किया, और एक और होप के साथ इसी प्रैक्टिस को दोबारा करने की कोशिश करी। ही होप्स टू पुश हिमसेल्फ अप फ्रॉम द बॉटम एंड फ्लोट टू सेफ्टी यूजिंग प्रॉपर स्विमिंग टेक्निक्स। उसने सोचा कि एक बार और अपने आप को पुश किया जाए सरफेस की तरफ, है ना, बॉटम से, और फ्लोटिंग के जो टेक्निक्स उन्होंने अभी तक सीखी थी वो जो है सरफेस पे जाके की जाए प्रॉपर तरीके से। दिस शोज द मूवमेंट ऑफ होप एंड डिटर्मिनेशन। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? एक होप और डिटर्मिनेशन का मूवमेंट हमें नजर आ रहा है नैरेटर के अंदर, इन अ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन के अंदर। अब लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन उसने क्यों बोली है इसको? क्योंकि देखिए इससे पहले वाले पैराग्राफ में हमें पता लग रहा है कि ये सफोकेशन की वजह से जो नैरेटर है वो कैसा फील कर रहा था? डिजी फील कर रहा था, अपने कॉन्शियसनेस खो रहा था। तो मतलब वो जब लंग्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और इस तरह से अंडर वाटर कोई भी जो फंस जाता है या पैनिक हो जाता है तो डेथ भी हो जाती है। तो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन इसको बोला है, लेकिन इस मोमेंट में भी उन्होंने एक होप और डिटर्मिनेशन के साथ दोबारा से अपने प्लान को रिवाइव किया और जो है कोशिश करी कि फिर से वो अपने आप को पुशअप करेंगे और फ्लोटिंग प्रैक्टिस से वो जो है टेक्निक से स्विमिंग करेंगे। ओके, आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, I opened my eyes, nothing but water with a yellow glow, dark water that one could not see through. ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? द नरेटर कंटिन्यू सिंकिंग डीपर, नरेटर को याद था कि वो जो है और नीचे की तरफ सिंक होता जा रहा है, फीलिंग एज इफ इट विल नेवर स्टॉप, जैसे कभी वो रुकेगा ही नहीं, पानी खत्म नहीं होता, बॉटम तक पहुंच ही नहीं पा रहा था, ऐसा लग रहा था बस उसे कि वो नीचे की तरफ जाता जा रहा है। नेवर ही ओपन्स हिज आईज, मतलब व्हेन ही ओपन, जब भी वो अपनी आंखें खोलता पानी के नीचे तो उसे सिर्फ अनक्लियर वाटर नजर आता जो कि येलोइश कलर में था। तो अंडर वाटर स्विमिंग का पानी किस तरह से, स्विमिंग पूल का पानी किस तरह से डिस्क्राइब किया है? येलोइश कलर का, ठीक है, अनक्लियर येलोइश वाटर, ये आप याद रखेंगे। विच क्रिएट्स अ फ्राइटनिंग एंड कंफ्यूजिंग इन्वायरमेंट, तो क्लियर वाटर नहीं था जिसकी वजह से वो बहुत कंफ्यूज हो रहा था और ज़्यादा उसके अंदर डर आ रहा था। ठीक है, तो कैसा इन्वायरमेंट था, कैसा सिनेरियो था?
वाटर कैसा था पूल का, येलोइश और अनक्लियर। ओके, दिस एम्फेसाइजेज द आइसोलेशन एंड फियर। तो उसे ये देखकर कैसा महसूस हो रहा था कि वो जो है अकेला है और उसका डर जो है वो बढ़ता जा रहा है। डीप वाटर अपीयर्स, जो स्विमिंग पूल का पानी क्या बताया गया है, डीप वाटर अपीयर्स एंडलेस एंड फ्राइटनिंग। एंडलेस मतलब कभी ना खत्म होने वाला, उसके कलर से पता लग रहा है, और फ्राइटनिंग क्यों, क्योंकि वो जो है अनक्लियर था। ठीक है, अकेलापन उसे महसूस हुआ, जब भी वो अपनी आंखें खोलता था पानी के नीचे तो उसे सिर्फ अनक्लियर चीज़ें नजर आती थी, सिर्फ अनक्लियर वाटर, दूर दूर तक सिर्फ पानी। इंक्रीजिंग पैनिक, और इसी वजह से वो जो क्या फील कर रहा था, पैनिक फील कर रहा था, उसे डर लग रहा था। देन sheer stark terror seized me, terror that knows no understanding, terror that knows no control, terror that no one can understand who has not experienced it. I was shrinking underwater, I was paralyzed underwater, stiff, rigid with fear. Again, narrator is describing himself, his situation, how, let's see, the narrator experiences, क्या experience कर रहा है, extreme fear beyond normal understanding. अब extreme fear, बहुत 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 ज़्यादा डर था normal understanding से भी ज़्यादा। ठीक है, दिस टेरर, इसलिए बार बार बोला जा रहा है लाइंस में, एंड देन शेयर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, मतलब मुझे खाता जा रहा था, पकड़ा जा रहा था, क्या, डर, टेरर। ओके, टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, कैसा टेरर, जो उसकी कोई अंडरस्टैंडिंग ना हो, कोई नहीं समझ सकता। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, उसका कोई कंट्रोल ना हो ना, तो वो अपने डर को, अपने टेरर को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, दिस टेरर, क्या बताया जा रहा है, दिस टेरर कम्प्लीटली टेक्स ओवर हिज बॉडी एंड माइंड, जो टेरर है पूरी तरह से कंट्रोल कर चुकी थी उसकी बॉडी और माइंड को, मेकिंग हिम अनेबल टू मूव, इसी वजह से वो पानी के अंदर मूव नहीं कर पा रहा था। हिज रिएक्शन शोज हाउ फियर कैन पैरालाइज अ पर्सन बोथ मेंटली एंड फिजिकली। तो ये एक रिएक्शन है जिसकी वजह से हम एक नॉर्मल लाइफ सिचुएशन में भी देख सकते हैं, किसी को अगर किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डर लगता है, जैसे किसी को ऊंचाई से डर लगता है ना, माउंटेन्स वगैरह से, ऊंचाई से या पानी से या किसी और चीज़ से डर लगता है, तो वो पर्सन कैसा हो जाता है, देख के एकदम पैरालाइज हो जाता है, मेंटली और फिजिकली एकदम उसे शॉक लगता है ना, वो डर जाता है। तो वैसे ही नैरेटर के साथ भी हो रहा था, विलियम के साथ भी पानी के साथ ये सिचुएशन हो गई थी, इसकी वजह से उसकी बॉडी कैसी हो गई थी, पैरालाइज हो गई थी, है ना। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि एक्सट्रीम फियर जो होता है कॉजेज कंप्लीट पैरालिसिस एंड लॉस ऑफ कंट्रोल। ओके, next, even the screams in my throat were frozen. Only my heart and the pounding in my head said that I was still alive. And then, in the midst of the terror, came a touch of reason. अब यहाँ पे जो है एकदम से एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है। क्या बता रहे हैं, द नरेटर इज सो फ्राइटेंड दैट ही कैन नॉट इवन स्क्रीम प्रॉपर्ली। वो इतना डर चुका था कि वो आवाज़ भी निकाल नहीं पा रहा था, स्क्रीम नहीं कर पा रहा था। हिज हार्ट बीट इज़ दी ओनली साइन दैट ही इज़ अलाइव। उसकी हार्ट बीट जो थी, सिर्फ वही एक चीज़ थी जिससे पता लग रहा था कि वो अलाइव है। However, a small sense of logic returns. अब थोड़ा सा सेंस ऑफ लॉजिक रिटर्न हुआ, शोइंग दैट हिज माइंड स्टिल ट्राइंग टू सर्वाइव। लेकिन बीच बीच में उसे ऐसा लग रहा था कि हाँ नहीं, मैं कर सकता हूँ, मैं ऊपर तक पहुँचूंगा, स्विमिंग करूंगा, मैं बच जाऊंगा, इस तरह से उसके अंदर एक सेंस ऑफ लॉजिक बार बार आ रहा था उसके माइंड में। ठीक है, आगे देखते हैं। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, माई टोज रीच आउट एज इफ टू ग्रैब देम। फाइनली वो जो है दोबारा से जब कोशिश करने की सोचता ही है ऊपर जाने के लिए, पूरी तरह से स्विमिंग करने से, सही तरह से स्विमिंग करके बाहर निकलने की, तो वो एक बार और सोचता है ना कि नीचे जाए की तरफ जाए, तो नीचे की तरफ जाता है वो। फाइनली वो कहता है कि मेरे पैर जो है वो टाइल्स को, बॉटम में जो टाइल्स लगे थे स्विमिंग पूल में, वो वहाँ लग चुके थे, और फिर से मैंने एक बार कोशिश करी जंप करने की विद हायर फोर्स, है ना। तो नरेटर ये बता रहा है, रिमाइंड्स हिमसेल्फ ऑफ हिज सर्वाइवल प्लान जस्ट बिफोर रीचिंग द बॉटम, है ना, नीचे जाने के बाद। व्हेन ही टचेज द पूल फ्लोर ही ट्राइज टू यूज इट एज सपोर्ट टू पुश हिमसेल्फ अपवर्ड। और जैसे उसने जो फ्लोर में टाइल्स लगे हुए थे, जैसे अपने पैर वहाँ पे लगाए, और उसके बाद एकदम से उसने कोशिश करी दोबारा से ऊपर आने की। दिस शोज हिज लास्ट अटेम्प्ट टू सेव हिमसेल्फ, और उसकी ये लास्ट अटेम्प्ट थी अपने आप को बचाने की। एक बार पहले भी ऐसे किया था उसने ना, लेकिन पहले अटेम्प्ट में वो फेल हो गया था, ऊपर पहुंचा था लेकिन पूरी तरह से नहीं पहुंच पाया था, और उसको दोबारा से ऐसा लगने लगा था कि वो सिंक होता जा रहा है, डूबता जा रहा है ना, ब्रेथलेसनेस और फियर की वजह से। तो ये दूसरी बार उसने कोशिश करी थी। ठीक है, सेम कंडीशन थी, सेम ही प्लान था, पहले भी उसने ये सोचा था, करने की कोशिश करी थी, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ था, इसलिए दोबारा से उसने यही करने की कोशिश करी, लेकिन इस बार मेंटली प्रिपेयर होके। ठीक, कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि दोबारा से यही चीज़ आ रही है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी तो ये चीज़ हुई थी, दो बार हुई है सेम चीज़। ठीक है, मैं आपको ये क्लियर कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या है, ही प्रिपेयर्स टू यूज द पूल बॉटम टू पुश अपवर्ड्स, दैट्स इट, कि उसने कोशिश करी, फिर से लॉजिकली सोचा और फिर से कोशिश करी कि एक बार और वो अपने आप को ऊपर की तरफ पुश करेगा।
Next, I jumped with everything I had, but the jump made no difference. The water was still around me. अब क्या बता रहा है वो कि इस बार भी कोई डिफरेंस नहीं हुआ, और जब मैं ऊपर पहुंचा अपने आप को इतनी मेहनत करने के बाद, एक लास्ट अटेम्प्ट देने के बाद अपनी बॉडी को, तो सब तरफ मेरे पानी ही था। ठीक है, सो दिस शोज हाउ पावरलेस ही इज अगेंस्ट दिस सिचुएशन। तो ये बताने की कोशिश हो रही है कि वाटर से डर और उसका फोर्स की वजह से वो, उसके अटेम्प्ट्स जो थे, बार बार जो वो कोशिश कर रहा था पानी से बाहर आने की, वो पावरलेस थे सिचुएशन को देखते हुए। इवन फुल एफर्ट फेल्स, मतलब उस यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि उसके फुल एफर्ट के बाद भी जो है वो फेल हो गया था। हेल्पलेसनेस इंक्रीजेस, और उसकी हेल्पलेसनेस क्या हुई थी, बढ़ चुकी थी। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ। I looked for ropes, ladders, water wings, nothing but water. A mass of yellow water held me. अब वो क्या कह रहा है कि मैंने आसपास देखा रस्सियों के लिए, है ना, सीढ़ियों की, लैडर्स के लिए या वाटर विंग्स के लिए, लेकिन मेरे आसपास कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ पानी था। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, और ये किस तरह का पानी था, येलो वाटर, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा जो है होपलेस और डर को, फियर को महसूस कर रहा था। इसी वजह से उसे लग रहा था कि वो आइसोलेट है, मतलब वो अकेला है और हेल्पलेस है। Okay, next. Stark terror took at even deeper hold on me, like a great charge of electricity. I shook and trembled with fear. My arms wouldn't move. अब क्या बात हो रही है? My fear become even more intense. अब जब उसके दूसरे अटेम्प्ट के बाद भी वो बाहर नहीं निकल पाया, और आसपास उसे अब रोप्स, लैडर्स, ये सब चीज़ें नहीं मिली पकड़ने के लिए, बाहर निकलने के लिए, तो उसका डर और ज़्यादा बढ़ गया। ओवरवेलमिंग इज बॉडी लाइक एन इलेक्ट्रिकल शॉक, और ऐसा लग रहा था उसकी बॉडी में कि इलेक्ट्रिकल शॉक आ रहा है। ही ट्रेम्बल्स अनकंट्रोलेबली, और वो ट्रेम्बल करने लगा, कपकपाने लगा। एंड लूजेस द एबिलिटी टू मूव हिज आर्म, और अचानक से क्या हुआ कि जो उसके आर्म्स वो मूव कर रहा था, वो मूव करना बंद कर दिए उसने आर्म्स को, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा डर की वजह से, कपकपाने की वजह से वो अपनी एबिलिटी को लॉस कर रहा था। हिज हाईलाइट दिस, जो ये पैराग्राफ है क्या हाईलाइट कर रही है लाइन्स, हाउ फियर कैन फिजिकली डिसेबल अ पर्सन, है ना। क्योंकि ऐसा होता है कि जब बहुत ज़्यादा डर किसी चीज़ से लगता है तो हम, हमारी बॉडी क्या हो जाती है, एकदम स्टेबल हो जाती है, स्टिफ हो जाती है, राइट। तो सेम कंडीशन जो है विलियम के साथ हो रही थी। नेक्स्ट, माई लेग्स वुडेंट मूव। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर, नथिंग हैपेंड। अब क्या कह रहे हैं, नरेटर कंप्लीटली पैरालाइज, यहाँ पे नरेटर हम देख सकते हैं पूरी तरह से पैरालाइज हो चुका है। ठीक है, पूरी बॉडी उसकी स्टिफ हो गई थी। एंड कैन नॉट मूव एनी पार्ट ऑफ हिज बॉडी, और अपने किसी भी पार्ट को मूव नहीं कर पा रहा था, ना लेग्स को, ना आर्म्स को। और डिस्परेशन के अंदर, है ना, एकदम से डेस्परेट होके वो अपनी माँ को बुलाने लगे। ठीक है, टू कॉल हिज मदर शोइंग हिज वल्नरेबिलिटी। क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे उनकी वीकनेस पता लग रही है विलियम की। तो यहाँ पे जो वो अपनी माँ को पुकार रहे थे, ही ट्राइज टू कॉल हिज मदर शोइंग हिज वल्नरेबिलिटी, मतलब उनकी कमजोरी को यहाँ पे शो किया जा रहा है। हाउएवर ही कैन नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड शोइंग टोटल हेल्पलेस। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उसके बाद ये भी बोला जा रहा है नथिंग हैपेंड, मतलब अपनी एबिलिटी को बॉडी की खो देने के बाद और अपनी माँ को पुकारने के बाद कुछ भी नहीं होता, है ना। तो ये कुछ ना होना और एक रिप्लाई नहीं आना कहीं से भी, वो क्या दिखा रहा है, टोटल हेल्पलेसनेस। ठीक है, कंप्लीट पैरालिसिस एंड हेल्पलेसनेस, इमोशनल डेस्परेशन। अब क्या हो रहा है, एक इमोशनल डेस्परेशन भी यहाँ शो हो रहा है, क्योंकि वाई, बिकॉज ही इज कॉलिंग हिज मदर टू हेल्प, है ना, वो अपनी माँ को बुला रहे थे हेल्प करने के लिए, लेकिन देयर वॉज नो बडी। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, एटलीस्ट माई आईज वर। अब यहाँ पे एक और बात आई कि एकदम से वो देखते हैं कि स्ट्रेंज लाइट उन्हें महसूस होती है। जनरेटर बिगिंस टू राइज स्लाइटली, वो क्या देख रहे हैं कि वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, उनका राइज अप हो रहा है। एंड ही नोटिस सम लाइट, और उनको कुछ लाइट, थोड़ी सी लाइट भी नजर आती है, विद गिविंग अ ब्रीफ सेंस ऑफ होप। तो जो यहाँ पे लाइट का मतलब क्या है कि एक उन्हें होप नजर आ रहा है। हाउएवर ओनली पार्ट ऑफ हिज बॉडी इज रीचिंग अपवर्ड, लेकिन क्या देख रहे हैं कि कुछ ही पार्ट उनकी बॉडी का ऊपर की तरफ जा रहा है। नॉट इनफ टू सेव हिम, दिस मूवमेंट शोज टेम्पररी रिलीफ। ठीक है, तो अ ब्रीफ मोमेंट ऑफ होप अपियर्स एज ही मूव अपवर्ड, लेकिन वो देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता करके वो स्विमिंग कर रहे हैं और ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। और ये थोड़ा सा मूवमेंट जो उनकी बॉडी शो करती है, और थोड़ी ऊपर की तरफ जाने की वो कोशिश करते हैं, तैरने की कोशिश करते हैं, स्विमिंग करने की कोशिश करते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, छोटा सा होप उन्हें नजर आता है फिर से। सो दीज इंसिडेंट्स आर हैपनिंग अगेन अगेन विद द नैरेटर। ठीक है, वाई ही इज एक्सप्लेनिंग दिस सो मच, बिकॉज he is just describing the fear, his fear,
ऑफ वाटर, ठीक है। वो डीप वाटर जो नाम है, टॉपिक है लेसन का, उसी चीज़ को वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है सबसे ज़्यादा पानी से। और इतना ज़्यादा जो एक्सप्लेन किया गया है इसी पार्ट को, इसी वजह से किया गया है, उन किस तरह से जो है कोई पर्सन अपने फियर को कंट्रोल कर सकता है और होप के साथ उसे ओवरकम कर सकता है। बेसिकली दिस इज द थीम ऑफ द स्टोरी। और ये याद रखेंगे आप कि ये एक बड़ी नॉवल या बड़े चैप्टर से लिया गया है। दिस इज जस्ट इन एक्सट्रैक्ट, हम छोटा सा एक्सट्रैक्ट पढ़ रहे हैं विलियम डगलस की स्टोरी का, बिग स्टोरी का, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या बात है। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू। अब वो देख रहा है बॉडी के पार्ट, फेस के साथ, मेरे जो मैं ऊपर की तरफ जा रहा था तो मेरा जो फेस है वो भी बाहर आ गया। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम। आई सक्ड ऑल फॉर एयर एंड गॉट वाटर। अब यहाँ क्या कह रहे हैं देखिए, ही नियरली रीचेज द सरफेस, वो कह रहे हैं मैं सरफेस तक पहुंच गया था बस, बट फेल्स अगेन, दोबारा से फेल। अब यहाँ आप देखेंगे थर्ड अटेम्प्ट हो रहा है, ये थर्ड बार फेल हो रहा है विलियम डगलस। पहले 2 बार हो चुके, 2 बार पहले हो भी चुके, फिर 2 बार फिर से कोशिश करी थी, और 2 बार सेम ही कोशिश करी थी, क्या कि नीचे की तरफ जाएंगे, ठीक है, पूल की सरफेस पे जंप करेंगे हायर फोर्स के साथ और बाहर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब ये थर्ड अटेम्प्ट था, उसमें भी ये दोबारा से फेल हो गया, ठीक है। और दोबारा से उन्हें कैसा लगने लगा, स्टार्ट सिंकिंग वंस मोर, दोबारा से उन्हें लगा कि वो नीचे की तरफ जा रहे हैं, सिंक होते जा रहे हैं। इन पैनिक, पैनिक में आके ही ट्राइज टू ब्रेथ बट इनहेल्स वाटर इंस्टेड। और पैनिक में आकर उन्होंने क्या करा, जब इनहेल करा तो वाटर जो है अंदर चला गया, ठीक है, एयर की जगह। दिस शोज द क्रिटिकल स्टेज ऑफ ड्राउनिंग। अब यहाँ पे क्रिटिकल स्टेज है ड्राउनिंग की, लास्ट स्टेज है बिल्कुल, कि जब पानी अंदर चला जाता है लंग्स के अंदर, ऑब्वियसली देर इज अ हायर चांस ऑफ डेथ, है ना। तो नियर रेस्क्यू फेल्स, मतलब बिल्कुल नियर रेस्क्यू था, ये फेल हो गया था। ही सिंक्स अगेन एंड ही इनहेल्स वाटर, और गलती से क्या करते हैं, पैनिक की सिचुएशन में आगे क्या करते हैं, वाटर को इनहेल कर लेते हैं। नेक्स्ट, द येलोइश लाइट वाज गोइंग आउट। जो येलोइश लाइट थी वो क्या हो रही थी, बाहर की तरफ जा रही थी। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, आई रिलैक्स। अब यहाँ पे येलो लाइट, अगेन जो बात हो रही है इस लाइट की, वो क्या है, द लाइट फेड्स एज ही लॉसेस कॉन्शियसनेस। अब वो कह रहे हैं कि मैं फिर से कॉन्शियसनेस जो है वो अपनी खो रहा था। कॉन्शियसनेस मतलब जो वो देख रहे थे, सोच रहे थे, है ना, उनकी माइंड में डिजीनेस हो रही थी, इस वजह से, किसकी वजह से, फियर की वजह से। और फियर किससे था, उन्हें वाटर से। तो लाइट जो उन्हें शो हो रही थी पहले, वो फेड दोबारा से कैसे होने लगी थी, फेड अप होने लगी थी। ही स्टॉप स्ट्रगलिंग एंड गिव्स अप, और वो थक जाते हैं फाइनली और वो गिव अप कर देते हैं। दिस मूवमेंट शोज द ट्रांजिशन फ्रॉम पैनिक टू सरेंडर। अब यहाँ जो लाइंस हैं, ये जो लाइंस क्या हमें शो कर रही है, कि मूवमेंट यहाँ पे शो हो रहा है किस चीज़ का, किस ट्रांजिशन का, पैनिक से सरेंडर का। मतलब उन्होंने पैनिक में आके डर के कारण क्या कर दिया, अपने आप को सरेंडर कर दिया, हार मान ली, ठीक है। ही स्टॉप स्ट्रगलिंग एंड बिगिंस टू लूज कॉन्शियसनेस, फाइनली वो अपनी कॉन्शियसनेस को खोने लगते हैं। अब क्या होता है, इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प and a blackness swept over my brain. I wiped out fear, it wiped out terror. There was no more panic. अब क्या होता है, इसका मतलब क्या है लाइन्स का, his body becomes completely weak। अब देखिए यहाँ पता लग रहा है ना कि मैं अपने लेग्स को लिफ्ट तक नहीं कर पा रहा था, और एक ब्लैकनेस जो है मेरे ब्रेन के अंदर, मतलब मेरी आईज में आने लगी थी सामने। तो यहाँ पे पता लग रहा है कि वो बिल्कुल ही वीक हो चुके थे, ठीक है, कंप्लीटली वीक। हिज बॉडी बिकम्स कंप्लीटली वीक एंड ही बिगिंस टू ब्लैक आउट, ठीक है। और उन्होंने क्या हुआ था, बिगिंस टू ब्लैक आउट मतलब वो जो है बिल्कुल ब्लैकआउट उन्हें सामने नजर आ रहा था। सरप्राइजिंगली ऑल फियर डिसअपियर एज ही लॉसेस अवेयरनेस। जैसे ही उन्होंने अपनी अवेयरनेस को खोया, सारा जो फियर था वो डिसअपियर हो गया। दिस शोज हाउ द बॉडी शट्स डाउन अंडर एक्सट्रीम स्ट्रेस। जब एक्सट्रीम स्ट्रेस हो गया बॉडी पे, तो क्या हुआ, बॉडी भी शट डाउन होने लगी। मतलब उन्होंने सारा जो कॉन्शियसनेस था, अवेयरनेस थी, वो सब कुछ खो दी, और आंखों के सामने कैसा आ गया, ब्लैक कलर आ गया, ब्लैकआउट हो गया। मतलब वो जो है बहुत ज़्यादा वीक हो गई उनकी बॉडी। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस रिमूव फियर एंड पैनिक। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, दिस इज नाइस टू बी ड्राउजी टू गो टू स्लीप। अब जैसे ही नरेटर क्या कह रहे हैं, नरेटर एक्सपीरियंसेस अ स्ट्रेंज सेंस ऑफ काल्म एंड पीस। जैसे ही उनकी बॉडी जो है कॉन्शियसनेस खोती है और ब्लैकआउट होता है, और वो जो स्ट्रगल करना बंद कर देते हैं, तो नरेटर क्या कह रहे हैं कि उन्हें एकदम से एक अजीब सी सेंस हुई, किस चीज़ की, काल्म और पीस की, ठीक है। एक्सपीरियंस किया उन्होंने वहाँ पे वाटर के अंदर, अभी भी पूल में ही है, आप याद रखेंगे, पूल से बाहर नहीं आए हैं। ही फील्स एज इफ ही इज ड्रिफ्टिंग इन टू स्लीप। उन्हें ऐसा लग रहा था कि मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, मुझे कोई खींच रहा है सोने की, सो जाओ, विच इज़ एक्चुअली अ डेंजरस साइन ऑफ नियर डेथ। और ये बहुत डेंजरस साइन था किसका,
साइन ऑफ नियर डेथ, मतलब जो है डेथ जो है वो बहुत करीब है। दिस शोज द डिसेप्टिव कालनेस बिफोर अनकॉन्शियसनेस, और ये क्या दिखा रही है हमें, अनकॉन्शियसनेस होने से पहले, पूरी तरह से बॉडी का शट डाउन होने से पहले, ठीक है, डेथ आने से पहले एक डिसेप्टिव मतलब एक धोखा है किस चीज़ का, कालनेस का। ओके आगे देखते हैं। नो नीड टू जंप, too tired to jump, it's nice to be carried gently, to float along in space, tender arms around me, tender arms like mothers। अब क्या हो रहा है, नरेटर इमेजिन कंफर्टिंग सेंसेशन, इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया जा रहा है, हर इसी सिचुएशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं क्या, कि यहाँ पे उन्हें एक कंफर्टिंग सेंसेशन मिली, कंपेयरिंग देम टू हिज मदर्स आर्म, और किससे कंपेयर कर रहे हैं वो, टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, मतलब इतनी कंफर्टनेस वहाँ पे उनको लग रही थी पूल के अंदर, क्योंकि उनका क्यों लग रही थी, क्योंकि वो अपना कॉन्शियसनेस को, माइंड कॉन्शियसनेस को खो रहे थे, ठीक है, हार मान चुके थे, अपने आप को सरेंडर कर दिया था उन्होंने पानी के लिए, पानी के अंदर पूल में, तो उनको लग रहा था कि वो जो कंफर्टिंग उन्हें सेंसेशंस पूल के अंदर आ रही थी वो कैसी महसूस हो रही थी, जैसे उनकी माँ के हाथ हों, ठीक है। ही फील सेफ, स्टॉप ट्राइंग टू सर्वाइव, उनको ऐसा लग रहा था कि मैं सेफ हूँ अब, और उन्होंने ट्राई करना, किस चीज़ को ट्राई करना, कि वो सर्वाइव होए, बचे रहे, वो ट्राई करना उन्होंने छोड़ दिया था। दिस शोज हाउ हिज माइंड एस्केप रियलिटी ड्यूरिंग अनकॉन्शियस। अब ये की चीज़ लाइन्स क्या बता रही हैं हमें, कि उनका जो माइंड है एस्केप कर रहा था, बचा रहा था अपने आप को रियलिटी से, रियलिटी तो ऐसी नहीं थी ना, ड्यूरिंग कब, अनकॉन्शियसनेस, ठीक है, अनकॉन्शियसनेस के दौरान। अब इसका और एक और देख लेते हैं। ही इमेजिन्स कंफर्ट एंड स्टॉप रेजिस्टिंग, मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि पानी के नीचे उन्हें कंफर्ट महसूस हो रहा था, और वो जो है रेजिस्ट करना बंद कर रहे थे, सर्वाइव करना बंद कर रहे थे। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब उन्हें क्या कह रहे हैं कि मुझे अब सो जाना चाहिए। अक्रॉस टू ऑब्लिवियन एंड द सर्टेन ऑफ लाइफ फेल, एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल वॉमिटिंग, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लाइंस जो है इंपॉर्टेंट है, वाई देखिए। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, नरेटर कह रहे हैं पूरी तरह से वो अपना कॉन्शियसनेस जो है ख़त्म कर चुके होते हैं, ठीक है, और कम्प्लीटली भूल चुके होते हैं कि रियलिटी क्या है और दिख क्या रहा है और होने क्या वाला है, ठीक है। कम्प्लीटली डिस्क्राइबिंग इट इज एंटरिंग ऑब्लिवियन, उनको ऐसा लग रहा था कि वो दूसरी वर्ल्ड में जा रहे हैं, अब बस ख़त्म हो गई ये वाली दुनिया, अब दूसरी वर्ल्ड में जा रहे हैं, दूसरी स्टेज में एंटर कर रहे हैं, वो अपनी आंखें बंद कर चुके होते हैं। हाउएवर ही रिकेज कॉन्शियसनेस, लेकिन फिर भी वो अपना कॉन्शियसनेस को उठाते हैं, बढ़ाते हैं, लेटर बिसाइड्स अ पूल, और क्या देखते हैं बाद में, इंडिकेटिंग दैट ही हैज़ बीन सेव्ड। जब बाद में उनकी कॉन्शियसनेस आती है थोड़ी देर बाद, और अपनी आंखें वो खोल के देखते हैं, तो वो क्या देखते हैं कि वो पूल के बराबर में लेटे हुए हैं या बैठे हुए हैं। दिस मार्क्स टर्निंग पॉइंट फ्रॉम नियर डेथ टू सर्वाइवल। अब क्या देखते हैं कि लाइंग, जैसी कॉन्शियसनेस उनकी आती है तो क्या कह रहे हैं कि मैं पूल के बराबर में पड़ा हुआ था, बिसाइड माई स्टमक मतलब उल्टा लेटा हुआ था, और वॉमिटिंग वगैरह मुझे हो रही थी, ठीक है। तो ये एक टर्निंग पॉइंट है नरेटर की लाइफ में, स्टोरी में, कि उनको बचाया गया डेथ से सर्वाइवल तक। ही लॉसेस कॉन्शियसनेस बट इज इवेंचुअली रेस्क्यूड, ठीक, कॉन्शियसनेस को अपना खो चुके थे, लेकिन फाइनली उनको रेस्क्यू कर लिया गया था पूल में से। आगे देखते हैं, द चैप दैट थ्रू मी इन ही वाज सेइंग बट आई वाज ओनली फूलिंग, समवन सेड द किड नियरली डाइड, बी ऑल राइट नाउ। तो क्या बोल रहे हैं, अब क्या बता रहे हैं, द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर थ्रोइंग हिम इनटू द वाटर ट्राइज टू जस्टिफाई हिज एक्शंस। अब क्या था, जो बिग ब्रूसर ऑफ बॉय था, मतलब जो बड़ा सा यंगर बॉय जिसने उसको फेंका था पानी में, विलियम डगलस को, वो अपने आप को जस्टिफाई कर रहा था, अपने एक्शंस को जस्टिफाई कर रहा था, कि बोल रहा था मैंने नहीं करा, या मैं ऐसे ही कर दिया, इस तरह से वो अपने एक्शंस को जस्टिफाई कर रहा था। Others realized the seriousness of the situation and acknowledged that Narita almost died. लेकिन दूसरे जो मेंबर्स थे पूल के, उन्होंने इस सिचुएशन को कैसे लिया, सीरियसली लिया, और एक्नॉलेज किया कि अगर ऐसा ना होता, रेस्क्यू ना किया जाता विलियम्स को, तो नैरेटर जो है, जो वो क्या होते, मर चुके होते। दिस हाईलाइट द डेंजर ऑफ केयरलेस बिहेवियर। अब यहाँ पे क्या हाईलाइट हो रहा है कि केयरलेस बिहेवियर किसका, उस बॉय का, यंगर बॉय का, कि अगर उसने फेंका था उसको बचाना भी चाहिए था, लेकिन यहाँ पे उसने नहीं बचाया। क्या फेस क्या हो रहा है यहाँ पे, केयरलेस, डेंजर ऑफ केयरलेस बिहेवियर। केयरलेसनेस नियरली कॉज हिज डेथ, अगर केयरलेसनेस और ज़्यादा हो जाती, कोई अगर रेस्क्यू करने नहीं आता, तो वो जो है नरेटर की डेथ हो जाती। ओके, लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर्स रूम। Several hours later I walked home. I was weak and trembling. Now what the other members of the story is saying कि पीपल हेल्प हिम रिकवर बाय टेकिंग हिम टू सेफ्टी, ठीक है, लोगों ने उसकी हेल्प करी और उन्हें लॉकर रूम तक ले गए, किसको, विलियम को। इवन आफ्टर आवर्स,
कुछ घंटों के बाद ही रिमेन्स फिजिकली वीक एंड शेकन, कुछ घंटों के बाद भी उसकी बॉडी ट्रेम्बल अप कर रही थी, मतलब काँप रही थी, फिजिकली वीक महसूस कर रही थी, ठीक है, और शेकन मतलब हिल रही थी। दिस शोज द लास्टिंग फिजिकल इम्पैक्ट ऑफ द इंसिडेंट, मतलब ये क्या शो कर रहा है, कुछ घंटों के बाद भी बॉडी ऐसी है, उसकी सिचुएशन ऐसी ही है विलियम की, क्या शो कर रहा है कि लास्टिंग फिजिकल इम्पैक्ट हुआ है इस इंसिडेंट का, मतलब बहुत गहरा इम्पैक्ट हुआ है बॉडी पे, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है। सेवरल आवर्स लेटर आई वॉकड होम, मैं घर की तरफ गया, आई वॉज वीक एंड ट्रेवलिंग, जब भी मैं ट्रेम्बल अप कर रहा था और बहुत ज़्यादा वीक महसूस कर रहा था। अभी देखें, ही सर्वाइव्स बट रिमेन्स फिजिकली वीक, सर्वाइव तो कर गया, रेस्क्यू कर दिया गया था विलियम को, लेकिन उसके बाद भी फिजिकली वीक बहुत ज़्यादा था, ठीक है। आगे देखते हैं, आई शूक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, I couldn't eat that night. For days, a haunting fear was in my heart. Now, what narrator is saying, वो अपने घर जाते हैं, ठीक है, अपने बेड पर लेटते हैं और रात के टाइम वो कुछ खा नहीं पाते, सो नहीं पाते, क्यों? क्योंकि वो जो है ना, एक फियर उनके माइंड में, पूल का पूरा सिनेरियो, पूल का पूरा जो वहाँ पे इंसिडेंट हुआ वो उनके माइंड में चल रहा होता है, माइंड में भी और हार्ट में भी, ठीक है। तो काफ़ी दिनों तक ये फियर उनके माइंड में रहता है, इसकी वजह से वो कुछ कुछ खा नहीं पाते सेवरल डेज तक। दिस शोज द फिजिकल डीप साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ द इंसिडेंट, तो कैसा इम्पैक्ट हुआ है विलियम पे, डीप साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, ये आप लाइन्स यूज करेंगे, वर्ड्स को यूज करेंगे आंसर्स में, दैट इज व्हाई आई एम गिविंग यू इन डेप्थ एनालिसिस, इन डेप्थ एक्सप्लेनेशंस। क्यों? क्योंकि देखिए, आप ये लाइन थोड़ा लिख कर आएंगे पेपर में, क्या लिखना है आपको, आपको इस तरह से आंसर्स और लाइंस बनानी है, इसी तरह से फॉर्म करने लाइन बाय लाइन अपने आंसर्स को। क्या हुआ कि डीप साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हुआ है इस इंसिडेंस का, और इमोशनली नरेटर जो वो क्या हुए हैं, ट्रॉमेटाइज्ड हो गए हैं, द नरेटर इज इमोशनली ट्रॉमेटाइज्ड बाय द एक्सपीरियंस, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये पूरी लाइन ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको बताना है, एक्सपीरियंस कॉजेज लास्टिंग इमोशनल ट्रॉमा, इमोशनल ट्रॉमा हो गया, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हुआ है, किस वजह से, इस वाटर, डीप वाटर के इंसिडेंट से। कहाँ पे हुआ? YMCA पूल में हुआ। कैसे हुआ? वो पार्ट 1 में आपको सब बता चुकी हूँ। ओके, नेक्स्ट, द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, स्लाइटेस्ट एक्सर्शन मतलब the slightest exertion upset me, making me wobbly in the knees and sick of my stomach, ठीक है। यहाँ तक कि वो क्या कह रहा है, अगर मैं थोड़ा सा भी मूव कर पा रहा हूँ अपने आप को, तो क्या हो रहा है, उसके अपसेट कर रहा है उसको ना, उसकी तबीयत जो है वो अंदर से जो है अच्छा महसूस नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? जैसे ही वो अपने आप को मूव करता है, स्लाइटेस्ट एक्सर्शन मतलब कि बॉडी मूवमेंट, फिजिकल एक्टिविटी अगर वो कुछ कर रहा है, कोशिश कर रहा है करने की, और ज़्यादा वीक अपने आप को महसूस कर रहा है और अनईजी, अच्छा नहीं लग रहा उसको मूव करना, कुछ करना, और उसकी जो नीज़ है वो कैसी लग रही है उसको, वॉबली, मतलब वो अपने अभी भी लेग्स को मतलब फील नहीं कर पा रहा, चल नहीं पा रहा, और स्टमक से भी वो सिक है। वाई सिक टू माई स्टमक का मतलब क्या है कि उसे वॉमिटिंग हो रही थी, याद है, उसके बाद उसने जब इनहेल करा था थर्ड टाइम तो वाटर उसके पेट में चला गया था, वाटर कैसा था, अनक्लियर और येलोइश, मतलब गंदा पानी था, इसलिए वो सिक टू माई स्टमक भी यहाँ पे बोला गया है। तो ये आप चीज़ें याद रखेंगे। ही अवॉइड्स द पूल कम्प्लीटली बिकॉज ऑफ फियर, उसके बाद उसने पूल को अवॉइड कर दिया, वहाँ जाना बंद कर दिया डर की वजह से। दिस शोज हाउ आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, लिखा ना, आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, आप टेक्स्ट बुक्स में मैच करते रहिए, क्यों? ताकि आपको पता लगे इस लाइन का मतलब क्या है। तो मतलब उसके बाद नरेटर जो है विलियम जो है कभी भी दोबारा पूल में नहीं गए, उस फियर की वजह से जो, और इंसिडेंट की वजह से जो उनके पास हो गया था, आई फियर्ड वाटर। दिस शोज हाउ इंसिडेंट डेवलप्स इनटू अ लॉन्ग टर्म फोबिया। अब ये इंसिडेंट जो है विलियम, एक तो फोबिया उनको पहले से ही था, वाई? क्योंकि उनके फादर कैलिफोर्निया के बीच में उनको घुमाया ले गए थे, सर्फिंग कर रहे थे, पानी में गिर गए थे, एक तो वहाँ पे इंसिडेंट पहले हो गया था। अब ये दूसरा इंसिडेंट उससे ज़्यादा ज़्यादा इंटेंस हो गया उनकी लाइफ में, और एक लॉन्ग टर्म फोबिया बन चुका है, ठीक है। फोबिया किसे कहते हैं? डर को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फियर ऑफ वाटर बिकम्स परमानेंट फॉर द टाइम, अब ये परमानेंट डर बन चुका है उनका। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, लाइन्स देखिए, आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, अ फ्यू आवर्स लेटर व्हेन आई केम टू नो द waters of the cascades, I wanted to get out into them, and whenever I did, whether I was wandering the Teton or bumping river or bathing in warm lake of the goat rock, terror that had seized me in the pool would come back. अब यहाँ पे देखिए, राइटर अपने ही बारे में बता रहे हैं, इवन आफ्टर ईयर्स, ईयर्स मतलब कुछ सालों बाद तक ऐसा रहा, नरेटर ट्राइज टू ओवरकम हिज फियर फॉर फेल्स, यहाँ पे लाइन्स आ रही ना, आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, मतलब मैंने पूल को जहाँ जहाँ हो सकता था स्विमिंग करना अवॉइड किया था, लेकिन फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ सालों बाद भी ऐसा ही हुआ, व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ कैस्केड्स, आई वांटेड टू गेट इनटू देम,
लेकिन मैं चाहता था स्विमिंग करना, मुझे अच्छा लगता था, पानी के अंदर जाना चाहता था, लेकिन जब भी मैं जाने की कोशिश करता था, क्या होता था, हिज फियर बट फेल्स, है ना, उसको उसके अंदर दोबारा से वही पानी का डर, वही इंसिडेंट, वही सारी पास्ट की बातें याद आती थी और उसकी वजह से वो फेल हो जाता था। एंड वेन एवर आई डिड, जब भी मैंने कोशिश करी, कहाँ पे, टिटन भी एक रिवर ही है, बम्पिंग रिवर में जाना और बात करना वार्म लेक में ऑफ द गोट रॉक्स में, जब भी मैंने कोशिश करी जानी, तो क्या हुआ है, द सेम टेरर रिटर्न्स, वही डर, वही इंसिडेंट, वही पास्ट के सिनेरियोज मेरे माइंड में दोबारा से आने लगते हैं, इसलिए मैं जा नहीं पाता था ऐसी जगहों पे। दिस शोज हाउ डीपली रूटेड हिज फियर हैज बिकम। अब ये लाइंस क्या बता रही है कि उसका जो फियर है किस तरह से डीपली रूटेड बन चुका है, परमानेंट फियर बन चुका है, लॉन्ग टर्म फियर बन चुका है। तो फियर कॉन्टिन्यूस, इसका मतलब ये है कि फियर कॉन्टिन्यू रहता है आने वाले सालों में, मतलब कुछ सालों तक ये डर जो है वो उसके अंदर रहता है, ये विलियम के अंदर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। It would take possession of me completely. My legs would become paralyzed. Icy horror would grab my heart. सेम, जब भी उसने कोशिश करी पानी में जाने की, स्विमिंग करने की, सेम सिचुएशन उसकी बॉडी के साथ भी होती थी। द फियर कंप्लीटली कंट्रोल्स इन वेन एवर ही इज नियर वाटर। जब भी पानी के वो पास भी जाता था, किसी रिवर के पास भी जा रहा है, तो कंप्लीट जो है उसका फियर जो उसकी बॉडी पे फिर से कंट्रोल कर लेता था। हिज बॉडी रिएक्ट द सेम वे एज बिफोर, उसकी बॉडी भी ऐसी ही रिएक्ट करने लगती थी जैसे पहले करती थी, बिकमिंग पैरालाइज्ड। ठीक है, दिस शोज हाउ ट्रॉमा कैन रिपोर्टेडली इफेक्ट अ पर्सन। ठीक है, तो इस तरह आप समझ सकते हैं इस लाइन को। दिस हैंडीकैप्ड स्टेट This handicap stayed with me as the years rolled by, in canoes on main lakes for landlocked salmon, bass fishing in New Hampshire, trout fishing on the Deschutes, and Metalius in Oregon, fishing for salmon on the Columbia, at Bumping Lake in the Cascades. Wherever I went, the haunting fear of the water followed me. It ruined my fishing trips, deprived me of the joy of canoeing, boating, swimming. ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। वाई? क्योंकि यहाँ पे नरेटर सिर्फ यही नहीं कह रहा है कि मैं स्विमिंग करने जाता था, यहाँ पे पता लग रहा है हमें कि नरेटर की और भी बहुत सारी हॉबीज थी, जैसे कि फिशिंग करना, कैनोइंग करना, बोटिंग करना, और उसमें लास्ट में एक स्विमिंग भी उसका पार्ट था, लेकिन स्विमिंग वो अब कर नहीं पाता था। और ये जो डर था उसके वाटर से, ये उसको हैंडीकैप्ड बना चुका था। यहाँ पे आई ये वर्ड, दिस हैंडीकैप्ड स्टेड मी एज अ ईयर्स ओल्ड बाय। ईयर्स ओल्ड बाय मतलब आगे आने वाले सालों में भी ये जो सिचुएशन थी, ये डर था, मेरे साथ बना रहा और मेरी बॉडी को इसने हैंडीकैप कर दिया, हैंडीकैप कर दिया। और अब जो है मैं जो हूँ लेक्स पे, डिफरेंट लेक्स के यहाँ नाम आया, आप देख सकते हैं ना यहाँ पे। न्यू हेमिस्फेयर में ट्राउट फिशिंग करने नहीं जा सकता था, डेसेचूट्स में, है ना, मेटलूस इन ओरिगन, फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया में। कोलंबिया में कौन सी लेक है, एट बर्पिंग लेक। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से बताती हूँ कौन कौन से लेक्स कहाँ कहाँ पे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन कैनोज ऑन मेरीन लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन, ये एक बात है। ठीक है, कैनोज में कैसे, कैनोज क्या होती है, छोटी छोटी शिप्स, कश्तियाँ बोल सकते हैं आप, शिप बोल सकते हैं, बोट्स बोल सकते हैं। कहाँ पे जाता था, मेन लेक्स में, किस लिए, फिशिंग के लिए, फॉर लैंड लॉक्ड सैल्मन, कौन सी सैल्मन के लिए, लैंड लॉक्ड सैल्मन की फिशिंग करने। ये एक बात है। मैने लेक्स, कौन सी लेक्स की बात आई यहाँ पे, मैने लेक्स की फिशिंग करने। अब दूसरी चीज आ रही है, बास फिशिंग इन न्यू हेमिस्फेयर। बास फिशिंग करनी होती थी तो कहाँ पे जाना होता था, न्यू हेमिस्फेयर में। ट्राउट फिशिंग करनी है तो डेसेशूट्स एंड मेटलियोस इन ओरिगन में, ये थर्ड चीज है। फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया एट बम्पिंग लेक इन द कैस्केड्स। ठीक है, यहाँ पे ये सैल्मन, अगर फिशिंग करनी है सैल्मन की, कहाँ पे, कोलंबिया में, और बम्पिंग लैक में, ये एक है, और एक बम्पिंग लैक एंड द कास्केड्स। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 प्लेसेस की बात हुई है। जब भी वो कैनोइंग करने जाए, शिप फिशिंग करने जाए, बोटिंग करने जाए या स्विमिंग करने जाए, तो उसकी बॉडी क्या हो जाती थी, पैरालाइज हो जाती थी, और उसे सेम वही इंसिडेंट याद आता था, सेम वही डर उसके साथ चलता था पानी को लेकर।
ये जगहें और उनकी हॉबीज़ आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। वेन एवर आई वेंट द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, मतलब वो बता रहा है कि इन जगहों में से जहाँ पे भी मैं गया फिशिंग करने, कैनोइंग करने, ठीक है, और सैल्मन को पकड़ने, है ना, तो मेरे साथ ये डर चलता रहा। इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप्स, इसने जो इस डर ने, किसने, इट रूइंड माई, किसकी बात हो रही है, डर की, जो डीप वाटर से डर था, उसने मेरी फिशिंग ट्रिप्स खराब कर दी, नैरेटर कह रहे हैं, डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, और मेरा जो जॉय था, जो मेरी हॉबीज़ थी, मुझे पसंद थी, कैनोइंग करना, बोटिंग करना, स्विमिंग करना, ये मैं इससे डिप्राइव हो चुका था, मतलब मैं इससे थक चुका था, मैं इसको छोड़ चुका था, ठीक है। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, आप नाम कर इसको याद रखेंगे, मार्क करेंगे, ठीक है। द नरेटर्स फियर कॉन्टिन्यूस फॉर मैनी ईयर्स इफेक्ट्स हिज एक्टिविटीज, है ना, और डर ने उसकी एक्टिविटीज को रोक रखा था। इवन वाइल ट्रैवलिंग एंड फिशिंग ही कैन नॉट एंजॉय हिमसेल्फ ड्यू टू हिज फियर। दिस शोज द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ ट्रॉमा ऑफ हिज लाइफ एक्सपीरियंस। ट्रॉमा जो हो गया था उसको, इमोशनल ट्रॉमा जो हो गया था, ठीक है, उसने उसकी लाइफ एक्सपीरियंसेस पे उस पर बहुत इफेक्ट पड़ी। अब क्या क्या कहाँ कहाँ हुआ था, ये जो है इंपॉर्टेंट नेम्स विद लेक्स और उनकी जगहों के नाम हैं, ये आपको नोट करने और याद भी होने चाहिए। अगर आपको हो सकता है क्या है, आपको लिखना ही है, एक दो जगह के नाम आप बता कर ही आएंगे एग्जाम में, जरूरी नहीं। देखिए, अगर जब इतने सारे नाम्स आ जाएंगे, 5-6 नेम्स विद प्लेसेस हैं, विद एक्टिविटीज की, बास फिशिंग करनी थी न्यू हेमिस्फीयर में, ट्राउट फिशिंग करनी थी डेसेशूट्स और मेटुलिस ओरिगन में, तो ज़रूरी नहीं है कि आप सब कुछ बता गए, 5 के 5 जो है आप एक्टिविटीज़ और जगहें बताएंगे, आप एटलीस्ट 2 बता के आएंगे। उससे ये होता है कि जो एग्जामिनर होता है ना, उससे पता होता है कि आपने इन डेप्थ लेसन पढ़ा है। अगर आपको ये आता है, अगर आपने ये लिखा है, तो उसका मतलब आप जो है, आपके फुल मार्क्स बनते ही बनते हैं उस आंसर में। दैट इज़ वाई आई एम अगेन अगेन सेइंग दिस पैराग्राफ इज इंपॉर्टेंट। तो आपको 5 नहीं याद रखने, कोई 2 जरूर याद रखने, ठीक है, आंसर में लिखेंगे आप। ओके, आगे देखते हैं। ओके, तो यहाँ तक रखते हैं हम इसको, ठीक है, मार्क करेंगे टेक्स्ट बुक्स में। फियर बिकम अ लाइफ लॉन्ग ऑब्स्टिकल, एक लाइफ लॉन्ग ऑब्स्टिकल बन गया था फियर, वाटर से फियर विलियम डगलस का, और उसकी वजह से उसकी इफेक्ट हो रही थी हैप्पीनेस और एक्टिविटीज लाइफ में। ओके, इस तरह से एंडिंग पॉइंट है ये इस पैराग्राफ का। मार्क करें टेक्स्ट बुक्स में यहाँ तक। आगे देखते हैं कीवर्ड्स। कैरेक्टर्स, डगलस नैरेटर, ठीक है, द बॉय हु थ्रू हिम इनटू द पूल, जिसका नाम मेंशन नहीं है, बस ये है कि यंगर बॉय था, जिसको नैरेटर ने खुद एक नाम दिया है उसकी फिजिकल बॉडी को देखते हुए, फिजिकल अटायर को देखते हुए, क्या नाम दिया था, बिग ब्रूसर ऑफ बॉय, ठीक है। मदर, पीपल एट द पूल, जो हेल्पर्स थे, रेस्क्यूअर्स थे, दैट्स इट। प्लेसेस कौन कौन सी आई हैं, YMCA स्विमिंग पूल, बॉटम ऑफ द पूल, कैस्केड्स, कैस्केड्स क्या है, माउंटेन रीजन, ठीक है। टिचियन रिवर, यहाँ पे बहुत सारे रिवर्स जो अभी आई हैं लास्ट पैराग्राफ में, मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारी यहाँ पे मेंशन है। ये आप प्लेसेस याद रखेंगे, इनकी लिस्ट कहीं बना लीजिए, और एग्जाम्पल आप ज़रूर देंगे 2 रिवर्स का विद 2 एक्टिविटीज़, कौन सी इफेक्ट हुई उसकी लाइफ में, आंसर में लिखेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ वाई दिस पैराग्राफ इज इंपॉर्टेंट, द प्लेस नेम ऑफ द प्लेस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कैस्केड्स क्या थी, माउंटेन रिवर आया था ना लास्ट पैराग्राफ में अभी, टीचन रिवर, बम्पिंग रिवर, वार्म लेक, उसको जो कि गोट रॉक्स में है, मैनी लेक, न्यू हेमिस्फीयर, डेसेशूट्स रिवर ओरिगोन में है, मेटेलियस रिवर ओरिगोन में है, और कोलंबिया रिवर। इससे आपको वो जगहें भी याद हो जाएंगी, लास्ट पैराग्राफ वाली जो प्लेसेस हैं और कौन सी एक्टिविटीज़ वो वहाँ करता था, वो दोनों चीज़ें आप आराम से मैच कर सकते हैं, ठीक है। इवेंट्स, डगलस बीइंग थ्रोन इनटू द पूल, है ना, उसको पूल में गिरा दिया था। स्ट्रगलिंग एंड ड्राउनिंग एक्सपीरियंसेस, अब देखिए स्ट्रगलिंग और ड्राउनिंग एक्सपीरियंसेस एक ही बार नहीं हुए, एटलीस्ट 3 बार हुए हैं, और 4th बार उसको रेस्क्यू किया गया, ये आप याद रखेंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा है, 3 बार उसने स्ट्रगल किया बहुत, और उसके बाद उसको फेलियर भी हुए, और दोबारा से वो सिंक हो गया पानी के अंदर पूल में, 4th टाइम उसको रेस्क्यू किया गया। ओके, ये आप याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि बार बार वो एक ही लाइन्स को रिपीट कर रहे हैं डायरेक्टर, बार बार वही सिचुएशन, वही इवेंट्स और वही वर्ड्स आ रहे हैं, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि बार बार एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं, नहीं। 3 बार अटेम्प्ट्स हुए हैं, तीनों बार फेलियर थे, ये आप याद रखेंगे। वाई, बिकॉज यू हैव टू राइट दिस इन योर आंसर, ठीक है, कि 3 बार अटेम्प्ट्स थे, पूरा सिनेरियो, पूरा सीन जो एक्सप्लेन करेंगे तीनों बार वाले, और उसके बाद 4th में आप बताएंगे कि रेस्क्यू किया गया था। ओके, अटेम्प्ट्स टू यूज सर्वाइवल स्ट्रैटेजी, नेक्स्ट लूजिंग कॉन्शियसनेस नियर डेथ एक्सपीरियंस, रेस्क्यू एंड रिकवरी कैसे हुई,
डेवलपमेंट ऑफ फियर ऑफ वाटर, कैसे डेवलपमेंट उनका हुआ फियर ऑफ वाटर, ये हम अभी पढ़ेंगे थर्ड पार्ट में। अभी तक हमने यहाँ तक पढ़ा कि उनकी एक्टिविटीज़ और हॉबीज़ जो है वो इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो रही थी और उनको एक इमोशनल ट्रॉमा हो गया था पानी से, जो जो एक्टिव और जो सारी एक्टिविटीज़ ऊपर यहाँ पे थर्ड पैराग्राफ में यहाँ पे एक्सप्लेन हुई है, ये वो नहीं कर पा रहे थे। ओके, और रिपीटेड ट्रॉमेटिक मेमोरीज इन लेटर लाइफ। और रिपीटेड ट्रॉमेटिक मेमोरीज मतलब कि जब भी वो पानी के करीब जाते थे, रिवर के करीब जाते थे, तो उनको वही वाली मेमोरीज, अपने बचपन की मेमोरीज जो है याद आती थी, या पूल वाली मेमोरीज आप कह सकते हैं याद आती थी। इम्पैक्ट ऑन हॉबीज लाइक फिशिंग एंड स्विमिंग, और इसकी वजह से क्या हुआ था, इम्पैक्ट किस पे हुआ था, उनकी हॉबीज पे और एक्टिविटीज पे, जैसे कि फिशिंग और स्विमिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। कंसेप्ट्स, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रहेंगे तो आप आंसर भी अच्छा लिख कर आएंगे। फियर एंड पैनिक, ट्रॉमा एंड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, लॉस ऑफ कंट्रोल, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स, पैरालिसिस ड्यू टू फियर, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, मेमोरी एंड रिकरिंग फियर, ओवरकमिंग फियर। ठीक है, इस तरह से ये कंसेप्ट हैं अभी तक जो हमने पढ़ा है। अब ये है वोकेबलरी जो आपको आंसर्स में यूज़ करनी है, जैसे फेलिंग है ना, फ्लेलिंग, और पैरालाइज्ड, रिजिड, then terror, oblivion, exertion, haunting, possession, trembling, drowsy, limp, throbbing, irresistible force, stark, deprived। तो अगर अच्छी बात है होगा कि अगर आप जो है इस वोकेबलरी को याद कर लें और इन वर्ड्स को अपने आंसर्स में लिख कर आएँ, यूज़ करें। ठीक है, आंसर्स की जो पैटर्न होता है, स्ट्रक्चर होता है और जो फॉर्म होता है वो और अच्छी हो जाती है ना, और अच्छे से जो है हम एक्सप्रेस कर पाते हैं अपने आंसर्स को, जो भी क्वेश्चन पूछा गया है। सो वोकेबलरी इज ऑल्सो एसेंशियल। कमिंग टू द एमसीक्यू पार्ट, व्हाई वाज डगलस अनेबल टू मूव हिज लेग्स व्हाइल ड्राउनिंग। क्यों डगलस जो है अपनी लेग्स को मूव नहीं कर पा रहा था जब वो ड्राउन हो रहा था, ड्राउन मतलब डूब रहा था। आंसर इज सी, ही वॉज पैरालाइज ड्यू टू फियर, फियर की वजह से उसकी बॉडी पैरालाइज हो रही थी। वॉट डज द फ्रेज ओनली द वाटर हर्ड मी सजेस्ट, एक फ्रेज आया था ना अभी, ओनली द वाटर हर्ड मी, कि सिर्फ मुझे, मैं बोल रहा था, मुझे हेल्प की ज़रूरत थी, लेकिन सिर्फ पानी ही पानी मुझे सुन रहा था। क्या सजेस्ट कर रहा है ये फ्रेज? सी, ही वॉज अंडर वाटर एंड हेल्पलेस, है ना, वो अंडर वाटर था और हेल्पलेस था। वॉट वॉज डगलस स्ट्रेटेजी टू सेव हिमसेल्फ, क्या स्ट्रेटेजी थी डगलस की अपने आप को सेव करने के लिए? सी, टू जम्प फ्रॉम द बॉटम एंड राइजेस टू द सरफेस, है ना, यही स्ट्रेटजी उसने 3 बार करी है, याद रखेंगे आप। ओके, हाउ डिड दिस इंसिडेंट इफेक्ट डगलस इन लेटर लाइफ? सी, ही डेवलप्ड अ लास्टिंग फियर ऑफ वाटर, इस इंसिडेंट की वजह से उसकी लाइफ में क्या इफेक्ट हुआ? ठीक है, लेटर लाइफ में तो एक लास्टिंग इफेक्ट, फियर जो है बन गया था पानी से। ओके, एक्सट्रैक्ट बेस, नाउ फर्स्ट वन इज पी वाई क्यू, व्हाट मीनिंग बेस्ड क्वेश्चन है ये। और यहाँ पे आप देखेंगे व्हाट डज द फ्रेज अ ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर सिग्निफाई, इस फ्रेज का मतलब क्या है? तो आप यहाँ पे आंसर रीड आउट करें, लिखने की प्रैक्टिस करें, इसको 2-3 लाइन्स और बढ़ा दें, एक लाइन नहीं 3-4 लाइन्स में अच्छे से आंसर को एक्सप्लेन करें। नेक्स्ट है इन्फ्रेंस बेस्ड, इस तरह से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, मीनिंग बेस्ड, इन्फ्रेंस बेस्ड, टेक्स्ट कंटेक्स्ट बेस्ड, है ना। देखिए लास्ट वाला भी पी वाई क्यू है। पहले सेकंड वाला देख लेते हैं, व्हाई डज डगलस कंपेयर हिज स्ट्रगल टू वन इन अ नाइटमेयर फाइट एंड इररेजिस्टिबल फोर्स। अब आपको समझ में आया कि आपको डीप एनालिसिस की क्यों ज़रूरत है हर चैप्टर की। व्हाई डज डगलस कंपेयर स्ट्रगल टू, लाइन दे दी आपको, कोई डायलॉग दे देंगे, लाइंस दे देंगे, बताएं कैसे करेंगे आप एक्सप्लेन? वन इन अ नाइटमेयर फाइट्स एन इररेजिस्टिबल फोर्स, ये लाइंस मैंने आपको समझाई थी, है ना, क्या मतलब था कि फील्स कंप्लीटली पावरलेस as his efforts are useless, just like a nightmare where one cannot escape danger, है ना। उसने एक नाइटमेयर की तरह इस पूरी सिचुएशन को, अपने स्ट्रगल को एक्सप्लेन किया था, है ना, जहाँ पे वो बिल्कुल ही यूजलेस फील कर रहा था। तो आपको इस तरह से लाइंस दे देंगे एग्जाम में, डायलॉग दे देंगे, कोई एक्सट्रैक्ट बेस्ड कोई भी क्या कहते हैं, पोएम है तो पैराग्राफ दे देंगे, और फिर उसके बाद आपको आंसर लिखना है उस पर जो भी पूछा गया है। तो दैट इज़ वाई इन डेप्थ एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है। कंटेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन देखिए जो पी वाई क्यू है, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं।
What is the significance of I crossed to oblivion and the curtain of life fell in the extract? देखा, इस तरह से पूछते हैं। अब देखें यहाँ पे ऑब्लिवियन का मतलब, इररेजिस्टिबल का मतलब, मैंने आपको जो कीवर्ड्स दिए यहाँ पे वोकैबुलरी कराई है उसमें मैंने ये वर्ड्स आपको दिए हैं। ये आपको पता होना चाहिए मीनिंग इसका, है ना, मीनिंग पता होना चाहिए और आपको भी यूज करना है। आप देखिए वही लाइन आ गई, अक्रॉस टू ऑब्लिवियन एंड कर्टन ऑफ लाइफ फेल इन दिस साइड। कर्टन ऑफ लाइफ फेल मतलब मैं डूबता जा रहा था, बिल्कुल ही मेरी जो आंखें वो बंद हो रही थी, कॉन्शियसनेस वो खो रहा था। ये वाली सारी जो बात आई थी वो सब आप यहाँ पर लिखेंगे। इट शोज दैट डगलस लॉस्ट कॉन्शियसनेस एंड केम वेरी क्लोज टू डेथ ड्यूरिंग द ड्राउनिंग एक्सपीरियंस। ये तो एक लाइन है, आप इसको और एक्सपैंड करेंगे। इस तरह से लाइन्स को समझना इम्पोर्टेंट है। ओके, शॉर्ट आंसर्स। First one is PYQ. How did the drowning experience affect Douglas physically and emotionally? अब जो ड्राउनिंग एक्सपीरियंस है कैसे इफेक्ट करा उसने फिजिकली और इमोशनली डगलस को? PYQ है, ये आ चुका है, पूरा ही एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, इसको रीड आउट करेंगे, ठीक है, रीड करेंगे, एक्सप्लेनेशन गिवन है। अगर आपको इसमें से और ऐड ऑन करना है आप एक्सट्रैक्ट में से लाइंस एग्जांपल देके उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। वोकैबुलरी अच्छी यूज़ करेंगे और जो है कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन, बॉडी कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन, बॉडी कंक्लूजन, इस तरह से हर आंसर करेंगे अपने एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, डिस्क्राइब डगलस स्टेट ऑफ माइंड व्हेन ही वाज ड्राउनिंग। डगलस की स्टेट ऑफ माइंड क्या था जब वो डूबता जा रहा था? बहुत एक्सप्लेनेशन मैंने दी है इस पे, अच्छे से आंसर लिख कर आएंगे, ठीक है। इसको पढ़िए, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द फियर ऑफ वाटर कंटिन्यू टू हॉन्ट डगलस इवन आफ्टर मैनी ईयर्स? जो फियर ऑफ वाटर का उसका हॉन्ट था, मतलब डर था, टेरर था, उसको फोबिया था, क्यों आफ्टर ईयर्स भी उसे होता रहा? मतलब एक इंसिडेंट के होने के बाद भी उसने पूल जाना बंद कर दिया था YMCA, उसके बाद भी उसकी लेटर लाइफ में ये एक टेरर क्यों बन गया था, वो आपको बताना है। उसकी भी मैंने आपको सब समझाया था, एक्सप्लेनेशन दी थी। रीड आउट करें और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें, ठीक है। लॉन्ग आंसर देखते हैं, ये भी PYQ है। हाउ डज द ड्राउनिंग इंसिडेंट हाईलाइट द थीम ऑफ फियर एंड इट्स लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन डगलस? किस तरह से ड्राउनिंग इंसिडेंट ने हाईलाइट कर रहा है, क्या हाईलाइट कर रहा है? फियर को, थीम ऑफ फियर एंड इट्स लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन डगलस, ठीक है ना। ड्राउनिंग इंसिडेंट उसके लाइफ में तीन, यहाँ इस स्टोरी में अभी पूल में 3 बार हुए। तो किस तरह से ये जो है थीम को हाईलाइट कर रहा है, फियर की और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो उसकी लाइफ में हुए, किसकी लाइफ में? डगलस की लाइफ में। सो यू हैव टू आंसर दिस लाइक दिस। और मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, देखो यहाँ मैंने इसी तरह से आपको लिख के बताया। पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे, यहाँ मैंने 2 लाइन्स की इंट्रोडक्शन दी है, फिर मेन पॉइंट्स बताएंगे, फर्स्टली इस तरह से लिख सकते हैं, सेकेंडली, थर्डली, इस तरह से बताएंगे, फिर आप लास्ट में लास्टली बताकर अपने बॉडी को एंड करेंगे और फिर लास्ट में देंगे कंक्लूजन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका राइटिंग का पैटर्न जो है ना, स्ट्रक्चर, वो यही होना चाहिए हर आंसर का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, प्रैक्टिस करें इसको लिखने की। चलें, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, ये भी CBSE PYQ पैटर्न से है। देखिए, व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम डगलस एक्सपीरियंस अबाउट फेयर एंड चैलेंजेस इन लाइफ? आप डगलस की एक्सपीरियंसेस से, उसके जो एक्सपीरियंसेस थे किसके ऊपर? फियर के ऊपर, और उसके चैलेंजेस जो थे लाइफ पे, उससे आप क्या समझते हो, क्या लेसन आपको मिला? वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं कि आपने क्या सीखा, आपको क्या पता लगा, आप क्या बता सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी। सारे क्वेश्चंस आप पे होते हैं। तो ये आप वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ज़रूर आते हैं। तो इसमें पता है क्या करना होता है? डगलस का तो आप बताएंगे बताएंगे, लेकिन अपने भी व्यू ऑफ पॉइंट रखेंगे, ठीक है। अपना रखना ज़रूरी हो कि आपसे पूछा है व्हाट लेसन डू यू लर्न, आपने क्या लेसन सीखा इस एक्सीडेंट से, ठीक है। तो आप जो है इस पे क्या करेंगे, इन रियल लाइफ चैलेंजेस शुड नॉट बी अवॉइडेड बट फेस विद कॉन्फिडेंस एंड परसिस्टेंस। इस तरह से पहले आप डगलस के बारे में बताएंगे। ये देखिए, डगलस एक्सपीरियंसेस टीचेस दैट फियर कैन डीपली इफेक्ट बोथ माइंड एंड बॉडी इफ नॉट फेस प्रॉपर्ली। डगलस को बताते हुए, डगलस के एक्सपीरियंसेस को बताते हुए अपने आप से ऐड करेंगे, ठीक है। इट शोज, हमें क्या बताते हैं, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस कैन क्रिएट लॉन्ग लास्टिंग इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट। However, it also suggests that one must develop courage, discipline, determination to overcome such fears. In real life,
चैलेंजेस शुड नॉट बी अवॉइडेड बट फेस विद कॉन्फिडेंस एंड परसिस्टेंस। रियल लाइफ के अंदर भी हमें जो है चैलेंजेस को अवॉइड नहीं करना चाहिए, लेकिन उनको फेस करना चाहिए कॉन्फिडेंस के साथ और परसिस्टेंस के साथ। इसमें आप और भी एड ऑन कर सकते हैं क्योंकि आपको अपनी बारे में बताना है इसमें, ठीक है। तो इस तरह से ये देखेंगे आप। कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चंस, पीवाईक्यू कैरेक्टर एनालिसिस आता ही है। डिस्क्राइब डगलस कैरेक्टर्स एज रिवील्ड इन द एक्सट्रैक्ट। आपको क्या करना है, डगलस का कैरेक्टर बताना है जैसे कि एक्सट्रैक्ट में रिवील करा गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप क्या करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे रीड करने के बाद। ओके, थीम क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है, देखते हैं। सेंट्रल थीम ऑफ द एक्सट्रैक्ट इज द overpowering nature of fear and its lasting psychological impact. The drowning experience shows how terror can paralyze both mind and body, leading to trauma. It also highlights the importance of overcoming fear to regain control over life. अब जब भी मैं आपको पढ़ाती हूँ थीम और सेंट्रल आइडिया, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आप ये जो है कंक्लूजन में लाइंस यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छी लाइन से कंक्लूड करने के लिए किसी भी आंसर को, ठीक है। कंक्लूजन में आप इसको यूज करेंगे इस तरह से। ओके, assertion रीजन के देख लेते हैं। assertion क्या है, डगलस वाज अनेबल टू सेव हिमसेल्फ डिस्पाइट नोइंग द सर्वाइवल स्ट्रैटेजी। सर्वाइवल स्ट्रैटेजी पता होने के बाद भी डगलस जो है वो अपने आप को सेव नहीं कर पाता, 3 बार में, 3 अटेम्प्ट्स में भी। रीजन क्या है, एक्सट्रीम फियर एंड पैनिक कैन पैरालाइज पर्सन फिजिकल मेंटल एबिलिटी, है ना। तो रीजन यही है इसका, तो ये बिल्कुल सही है, आंसर इज ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, है ना। जो हमें एजर्शन दिया है उसका करेक्ट रीजन है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आर। तो दिस इज द राइट आंसर। कैरेक्टर एनालिसिस मैं आपको बता रही हूँ, डगलस पहले हम देखेंगे इमोशनल कन्फ्लिक्ट कि कहाँ पे किस तरह से वो आप रीड करेंगे। वनरेबिलिटी मतलब कमजोरी, वीकनेस, ये कहाँ पे। उसके बाद ट्रेट 3 रियलाइजेशन उसे कब हुआ, तो यहाँ पे आप उसका वाला पॉइंट देखेंगे। ट्रेट 4 ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ, दिस इज द पॉइंट, ठीक है। अब रिवीजन कर लेते हैं। द ड्राउनिंग इंसिडेंट शोज हाउ fear can paralyze the body and mind, leaving trauma that requires courage and determination to overcome. Again, use these lines in the conclusion part of your answers. Okay, so this is the part second of Deep Waters from Flamingo for class 12 board exams. Now, रिवाइज करें, नोट करें, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें, वोकैबलरी, असेंशियल वोकैबलरी वो याद करें। और मैंने जो आपको इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स बताए हैं, स्पेशली जगहों के नाम और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ और हॉबीज़ उसकी इफेक्ट हो गई थी इस वजह से, वो आप एटलीस्ट 2 याद करेंगे एग्जाम के लिए और आंसर में यूज़ भी करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे अहेड। रिवाइज दिस again, this chapter is important for your exams, and I will be meeting you in the next video.